नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला करेंगे जो कि आपके आने वाली यूटेट या सीटेट की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसके संबंध में आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं बीएड में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे पुराने वीडियोस के माध्यम से डिटेल डिस्कशन इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा ब्रीफिंग के लिए कुछ स्लाइड्स मैंने स्टार्टिंग में लगा दी है, बट उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, वो भी आप इस स्लाइड में देख लीजिएगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा अगर आपको, तो ये स्लाइड आपके सामने है जिसमें कि हर एक सिद्धांत के आगे से उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो सिद्धांत का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहते हैं उसके बारे में चर्चा सामने की गई है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, विकास एक पूर्व निमेय या फिर कहे कि विकास की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लू कलर का ये बॉक्स है, यहाँ पर विकास का जो नाम है वो लिखा हुआ है, विकास के सिद्धांत का नाम लिखा हुआ है। और जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपके सामने है, आपकी दाईं तरफ स्क्रीन में, वहां पर प्रत्येक विकास के सिद्धांत का डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसको आप अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं अगर इससे पहले आपने कहीं पर भी इस संबंध में नहीं पढ़ा है तो। ठीक है। बहरहाल आज की क्लास का उद्देश्य इन पर चर्चा ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ जाना है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, तो जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इससे पहले और इनको लगता है कि वो अब प्रश्न देने के लिए सज्ज है या फिर प्रश्न देने के लिए कंफर्टेबल है, तो वो इन प्रश्नों की श्रृंखला कर सकते हैं, है ना। और जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ लें, वो हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा। अन्यथा आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ब्रीफली आपको देखना है तो इस प्रश्न से पहले की जो 3-4 स्लाइड थी वहां पर आपको देखने को मिल सकता है, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में वहां पर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, बच्चों की वृद्धि और विकास में शामिल होता है क्या? क्वांटिटेटिव चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन, बोथ ए एंड बी। ठीक है। ए और बी दोनों, या फिर ओनली फिजिकल चेंज। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए क्वांटिटेटिव वर्ड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड आपका यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद जब आप आकलन अ, वाला टॉपिक करेंगे यानी कि आप जब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ेंगे वहां पर भी काफी इस पर चर्चा मिलेगी। ठीक है। क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक, जहां पर मात्रा की संभावना हो, जैसे कि बच्चे का या किसी व्यक्ति का भार, उसकी एक मात्रा होती है कि वो कितने किलोग्राम का है, कितने पाउंड का है, जो भी यूनिट में आप उसका भार माप रहे हैं। बच्चे की या व्यक्ति की लंबाई, है ना, कितने मीटर है या कितने सेंटीमीटर है या कितने फुट या कितने इंच है, जिस भी यूनिट में आप उसको माप रहे हैं, तो उसका क्या होता है, हमारे पास एक आंकिक गणना हमारे पास उसकी आ जाती है जो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक। गुणों का कोई गुणों की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा है, अच्छा होना उसका गुण है, कितने किलोग्राम अच्छा है, कितने मीटर अच्छा है ना, कितना अच्छा है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है। ठीक है। अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, वो अपने अनुभव के आधार पर हम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहां पर मात्रा में मापन किया जा सकता है उसे हम क्वालिटेटिव, सॉरी उसे हम क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक कह देते हैं। और जहां पर मात्राओं में, गणनाओं में किसी प्रकार से आकलन नहीं किया सकता, किसी प्रकार से मापन नहीं जा सकता, उसमें हम गुणात्मक या फिर क्वालिटेटिव चेंज ले लेते हैं।
ठीक है ना। जैसे अगर हम विकास के संबंध में बात करें तो शारीरिक विकास में हम कह सकते हैं बच्चे की लंबाई, उसका भार आदि उसके मात्रात्मक परिवर्तन हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चे में मौलिकता का विकास यानी कि बच्चे में नैतिकता का विकास, ये हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम माप नहीं सकते किसी आधार पर, मतलब मात्राओं के आधार पर नहीं माप सकते, ठीक है। तो विकास दोनों ही प्रकार से होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए एवं बी दोनों, राइट। तो इसका आंसर हो गया ए व बी दोनों, बोथ ए एंड बी। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपकी जो स्क्रीन है वहां पर है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपने ये जो चार सिद्धांत लिखे हुए हैं इनमें पहचान करनी है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने सिद्धांत पढ़े हैं तो आप पता लगा लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको। डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल, विकास केवल शारीरिक होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम बी सी डी तीनों देखते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, विकास का एक पैटर्न होता है, बिल्कुल होता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, विकास वातावरण से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इन विच स्टेज ऑफ लाइफ डू पेयर ग्रुप रिलेशनशिप बिकम हाईली सिग्निफिकेंट। तो जीवन के किस चरण में सहपाठी समूह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चरण होता है जहाँ पर व्यक्ति को अपना एक साथी चाहिए ही होता है, हर एक विकास की पक्ष के लिए, ठीक है। तो बचपन में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। देखिए प्रौढ़ावस्था इसका उत्तर नहीं होगा। प्रौढ़ावस्था वो अवस्था होती है जब व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है, ठीक है? विकास के क्रम में बचपन यानी कि चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस, ये तीन ही अवस्थाएं मुख्यतः होती है। तो इन तीनों में से एक कोई उत्तर आपका होना चाहिए। तो आप लोग जो भी आपको उत्तर लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर बच्चा जो है या किशोर जो है वो अपने एक साथी को ढूंढ लेता है, या फिर एक साथी के साथ रहता है, या कहीं कि एक समूह में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, और उस ग्रुप के साथ वो अपनी हर तरह की खुशी और दुख को शेयर करता है। उस ग्रुप के जो अन्य मेंबर्स होते हैं, है ना, उनके संगत में ही उसका विकास होने लगता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 6 year old child starts showing empathy towards other. दिस बिहेवियर इंडिकेट्स, 6 वर्ष का एक बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगता है। तो यह किसका संकेत है? सहानुभूति दिखा रहे हैं मतलब हमें कौन सा विकास हो रहा है, ठीक है। तो सहानुभूति का संबंध किस से है? देखो, फिजिकल ग्रोथ से है, इमोशनल डेवलपमेंट से है, मोटर डेवलपमेंट से है, या कॉग्निटिव मेच्योरिटी से है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, शारीरिक विकास जो हमारे शरीर में लंबाई, भार आदि में वृद्धि होती है उसको हम शारीरिक ग्रोथ कहते हैं, है ना। सॉरी, फिजिकल ग्रोथ या शारीरिक वृद्धि कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं, ठीक है, उसे हम भावनात्मक विकास कहते हैं। और जो ये एम्पैथी है, जो ये सहानुभूति है, ये एक फीलिंग ही है, एक इमोशनल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक। मोटर डेवलपमेंट यानी कि चलना फिरना, अपने जो आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका सही एप्रोप्रिएट मूवमेंट आप अगर करना सीख जाते हैं तो हम गतिशील विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट उसे कह देते हैं। कॉग्निटिव, अभी हमने जीन पियाजे में पढ़ा है कि कॉग्निशन मतलब होता है मेंटल प्रोसेसिंग। तो जब आप अपने मेंटल प्रोसेसिंग को प्रॉपर यूज कर पा रहे होते हैं, यानी कि बच्चा अपने मानसिक संक्रियाएं अच्छे से कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कॉग्निटिवली मैच्योर्ड हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं अभी इतने डिस्कशन में किसका उत्तर क्या हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, निम्न में से कौन एक बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो बताइए आप, क्या प्रभावित करता है? उसकी हेरेडिटी, यानी कि आनुवांशिक गुण जो उसको अपने माता पिता से मिल रहे हैं वो, वातावरण, या पोषण। पोषण मतलब कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या ले रहा है, ठीक है ना। तो अब आप जान सकते हैं कि वंशानुगत और वातावरण तो होता ही है, पोषण भी होता है, कि पोषण की वजह से क्या होता है, हमारा जो जो हम न्यूट्रिशन लेंगे वो हमारी फिजिकल ग्रोथ में और साथ ही साथ हमारी मेंटल ग्रोथ में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। विकास एक अंतहीन प्रक्रिया है, मतलब जिसका अंत ही नहीं होता, विकास का कभी अंत ही नहीं हो सकता। तो दिस प्रिंसिपल इज, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बताना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, या प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। तो आप बताइए किसका है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब होता है कि जो कंटिन्यूस चलता रहेगा, बिना रुके चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इट मीन्स कि नेवर एंडिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What is the IQ of a child with mental age 15 and chronological age 12? तो बच्चे की मानसिक आयु 15 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु, मतलब कि जो वास्तविक आयु इसको हम कहते हैं, वो 12 वर्ष है, ठीक है। इसका आईक्यू क्या हो? तो जो कालानुक्रमित या फिर क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो तो बाय बर्थ होती है भाई। आप अगर 2000 में पैदा हुए हैं तो 2025 में आप 25 साल के हो गए, सीधा सीधा सांप बन गया आपका, ठीक है, 25 से 20 साल जो भी आपका होता है। लेकिन मानसिक आयु को निकालने का एक पैटर्न होता है जिसमें हम आईक्यू टेस्ट लेते हैं, है ना, जहां पर मेंटल एज निकाली जाती है, समझ में आ गया। और अब आपको निकालना है आईक्यू। तो आईक्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, आईक्यू इक्वल टू आपका होता है MA/CA। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से, प्रश्न इंटू 100। तो आप ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करके ये आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, मानसिक आयु बोल रहे हो 15 है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल आयु एज आपकी 12 है, इंटू 100 हो गया। तो कर लीजिए इसको आप, 3 5 15, 3 4 12, एंड 4 25 100। तो 100 इंटू, सॉरी, 25 इंटू 5 हो जाएगा आपका 125। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला करके आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, और जो कि बहुत आसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए गणित की आवश्यकता है आपको, है ना। सिंपल सा फॉर्मूले में आपने अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला सभी को याद रहता है। तो अंडर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। शरीर की संरचना और फंक्शन यानी कि उसके कार्य में परिवर्तन से संबंधित कौन सा विकास है? तो खुद आप देखिए इसमें, शरीर यानी कि शारीरिक संरचना से संबंधित विकास की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है भी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी चाइल्ड बिहेवियर। बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी सबसे अच्छी विधि होती है ना। इसका सही उत्तर आप लोगों को लिख करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने आ ही गया, ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर। क्योंकि बच्चे को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि हम बच्चा जो भी कुछ एक्टिविटी खुद से कर रहा है, ठीक है, बच्चों को कभी भी कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को फ्री छोड़ देना है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आज जिस एज में आप है, आज आपका जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड इन सेंस कि आप जॉब करते हैं तो आपको असाइंड है आपका वर्क कि आपको क्या क्या करना है। घर की जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर है वो आपके लिए एक ऑलरेडी असाइंड वर्क है आपका घर का, कि आपको घर पे क्या करना है। लेकिन जो बच्चा होता है वो फ्री होता है किसी भी तरह की जिम्मेदारी से, है ना। तो जब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल आप आउटिंग पे गए हुए हैं, न जॉब करनी है आपको, ना घर की जिम्मेदारी निभानी है। अब आप आउटिंग में एक दिन कहीं फ्रेंड्स के साथ गए तो वहां पर आपकी इच्छा, आप जो मर्जी वो करो। तो
आपके पास कई सारे आइडियाज आते होंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ ना। ठीक है। तो बच्चा जो होता है, बच्चा कुछ इस तरीके से ही होता है, उसके ऊपर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो उसका जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो आपकी बहुत फ्रिक्वेंट डाइवर्सिफाइड वे में चल रही होती है। तो ऐसा करने देना चाहिए बच्चे को। और जब बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है अपने मन से, तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम जब उसका अध्ययन करते हैं ना, उसके व्यवहार का, तो वो एक्चुअल उसका व्यवहार निकल करके आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को गाना पसंद है, लेकिन आप 24 घंटे उसको गणित के प्रश्न कराए जा रहे हैं, विज्ञान के प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो पसंद तो उसको गाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अरे ये बच्चा तो दिन भर गणित और विज्ञान करता है, इसका मतलब ये पढ़ना पसंद करता है, जबकि उसको पसंद पढ़ना है ही नहीं। अब आप उसको फ्री छोड़ दो, आपको बेटा ये दिन तेरा है, तेरे को जो मर्जी वो करना है कर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मम्मी जा रही है अपने फ्रेंड्स के वहां, तू अकेला है घर में। और अब आपने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे में देखना शुरू कर दिया। अरे ये बच्चा तो गाना गा रहा है, बच्चा तो खेल कर रहा है, बच्चे ने दिन भर कोई ना मैथ्स पढ़ी ना ही साइंस पढ़ी, वो तो खेल कर रहा था, क्रिएटिव वर्क कर रहा था, गाना गा रहा था, इसका मतलब ये इसका एक्चुअल बिहेवियर है जिसको आपने स्टडी करना था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी, हमारे जीवन से संबंधित बात है, इसलिए थोड़ा चर्चा मैंने कर ली इसको। ये प्रश्न सिर्फ यूटेट सीटेट या किसी परीक्षा से संबंधित नहीं है, हमारे जीवन से और हमारे बच्चों के विकास से संबंधित है, तो इस पर थोड़ा सा गहन चिंतन करना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एक सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो इस सिद्धांत का सबसे बेहतर उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, ये वो बोल रहा है। फर्स्ट, चिल्ड्रन चाइल्ड फर्स्ट वॉक देन क्रॉल्स। बच्चा पहले चलता है फिर रेंगता है, ये तो उल्टा बोल दिया इसने। बच्चा पहले रेंगता है, मतलब पहले घुटनों के बल चलता है, ऐसे ऐसे खिसकता है, उसके बाद वो खड़ा होता है फिर चलने लगता है। तो ये तो पैटर्न ही इसने गलत बता दिया, तो ये तो इसका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। चाइल्ड मूव्स होल हैंड बिफोर यूजिंग फिंगर्स। ठीक है। आपने बच्चों को देखा होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं आप में से, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे कोई भी सामान उनको मिलता है जो वो 4-5 महीने के होते हैं, तो वो उस सामान को पूरा हाथ से स्क्वीज करते हैं, पूरा हाथ में दबा के लेते हैं उसको अच्छे से। यानी कि उनको पता नहीं कि कौन सी फिंगर यूज करनी है। आप उसको, बच्चे को चम्मच दोगे ना, स्पून दोगे, तो पूरे हाथ से टाइट से पकड़ लेगा उसको। बच्चे को पेंसिल दोगे तो पूरा हाथ से टाइट से पकड़ेगा, फिर लिखेगा उसको। उसे पता ही नहीं कि पकड़ना कैसे है, फिंगर्स का यूज करना उसको आता ही नहीं है। तो पहले बच्चा अपना पूरा हाथ मूव करता है, उसके बाद धीरे 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 प्रैक्टिस से वो फिंगर्स का मूवमेंट सीख रहा होता है। ठीक है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चाइल्ड ड्रॉज बिफोर होल्डिंग पेंसिल्स। अब ये बोल रहा है बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले चित्र बनाता है, क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चा अक्षरों को पहचानने से पहले लिखता है, बिल्कुल नहीं। तो ये तीन तो जो ए सी और डी, ए तो बिल्कुल बेकार है ना। अगर किसी ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, वो भी इसका सही उत्तर दे देगा। ठीक है। फिलहाल अभी सरल प्रश्न ही मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि शुरुआत में हमको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमको आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसके बाद जो मिक्स क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो थोड़ा सा बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग होंगे, यानी कि थोड़ा सा उसमें एनालिटिकल आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पर ओवर करते हैं। और आप सभी ने ये 10 प्रश्न देखे होंगे, आई होप। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहले ये 10 प्रश्न पूरे देखें, इनके उत्तर दें, और जो कुछ चर्चा हुई है उसमें आपको कैसा लगा, कि आपको बेनिफिट होगा क्लासेस से या नहीं होगा, प्लीज़ ज़रूर बताएं। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ हमारे जो साथी आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं शिक्षक बनने के लिए उनकी तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित हैं। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने साथियों के साथ आप इसको शेयर भी करें। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई भी जो टॉपिक आपको पढ़ना है या फिर जिस पर आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को लिख सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले सेशन में उन टॉपिक्स पर चर्चा करें। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। हैव अ गुड डे।